साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की कक्षा से हमने प्रारंभ किया था मलिक मोहम्मद जी जायसी द्वारा रचित पद्मावत का नागमती वियोगखंड, इसकी संक्षिप्त कथा, इससे पूछे जाने वाले प्रश्न सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां कल के वीडियो में हमने देख ली थी। 5 पदों का भी व्याख्या हमने उसके अंतर्गत कर रही थी। तो आज की कक्षा को छठे पद से हम प्रारंभ करेंगे। विशेष बातचीत आज की कक्षा में नहीं होगी। जो कुछ भी समझाने का था कल की कक्षा में समझा दिया। जल्दी से हम अपने आज के पद की व्याख्या प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कुल 19 पद इसके अंतर्गत हैं और 2 से 3 वीडियो की कक्षा में चाहती हूँ, इससे लंबी आपकी कक्षा नहीं हो। तो अब नागमती जो है वियोग का अनुभव करिए। चित्तौड़गढ़ के राजा हैं राजा रतन सेन। जब वह हीरामन तोते के द्वारा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का रूप वर्णन सुनते हैं तो उससे आकर्षित होकर वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंघल द्वीप की तरफ चले जाते हैं। इसके पीछे उनकी जो पटरानी है, उनकी जो प्रथम पत्नी है नागमती, वो वियोग दशा का अनुभव करती है। उसी वियोग दशा का वर्णन जायसी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया है और यह वर्णन इतना दृश्य भाव से, इतना बिंब लिए हुए है कि हमारे समक्ष ऐसा लगता है कि नागमती की जो विरह स्थिति है उसको हम स्वयं भी अनुभव करने लगते हैं। ठीक है। इसके अलावा जायसी ने यह वर्णन 12 मासा के रूप में किया है। जो प्रत्येक मास आता है उसका नागमती के ऊपर, नागमती के व्यवहार पर, नागमती के शरीर पर, नागमती की काम दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको विस्तार से समझाया है अपने प्रत्येक पद्यांश में। किसने? जायसी ने। तो उसी का अध्ययन करेंगे हम कि भाद्रपद मास के भादों के आगमन पर नागमती क्या कहती है, कैसी उसकी दिशा होती है, या नागमती के माध्यम से किसी भी स्त्री की जिसका प्रियतम उसके पास नहीं हो, प्रत्येक मास के अनुसार प्रकृति उस पर क्या प्रभाव डालेगी, यह सब समझने का प्रयास करेंगे हम आज की कक्षा में। भादों के बाद अश्विनी आएगा। इस प्रकार क्रमागत रूप से प्रत्येक महीने का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। आज आइए देखते हैं विशेषता इससे जो प्रश्न बन सकते हैं उनको बीच इसके वीडियो के मध्य में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आज की कक्षा। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें करेंगे, वीडियो का पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं। भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रे अधियारी। अब भाद्रों का महीना आ गया है, बारिश का मौसम आता, सावन भादो। अब जो समय, जो त्योहार, जो झूले त्योहार, जो भी मतलब सुख के साधन हैं, जो अन्य सखियों के लिए सुखकारी होते हैं, वही विरहणी नायिका नागमती के लिए दुख देने वाले, कष्टकारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भादो दूभर अति भारी। अब भादों का महीना आ गया है और इसे काटना मेरे लिए बहुत दूभर है, बहुत ही कष्टकारी हो गया है। कैसे भरों रहने अधिकारी। अब मैं कैसे व्यतीत करूं, कैसे भरूं, कैसे व्यतीत करूं, कैसे रैन अंधियारी, जो अंधकारमयी जो रात्रि है इसको मैं कैसे व्यतीत करूं, क्योंकि मेरा प्रियतम तो मेरे साथ नहीं है। मंदिर सून पियू अनते बसा। मेरा घर रूपी जो मंदिर है वह सूना है, क्योंकि मेरा जो प्रियतम है अनते बसा, कहीं अनंत जाकर, अंत जाकर बस गया है। अथवा ये भी आप लगा सकते हैं कि मेरा मन मंदिर, मेरा मन रूपी जो मंदिर है वो सूना है, क्योंकि जो मंदिर में जैसे देवता होते हैं ना, तो अगर देवता ही ना हो तो उस मंदिर तो खाली, उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार मेरे मन मंदिर में अथवा मेरे घर में मेरे प्रियतम का वास है नहीं। वो मतलब मन में तो प्रियतम है पर मेरे घर में नहीं है, मेरे सामने नहीं है, तो उसके बिना सब कुछ सूना है, क्योंकि वो तो कहीं और जाकर बस गया। सेज नागिन फिर डसा। ये जो सेज है, ये जो मेरी शैया है, वो मुझे नागिन के समान फिर के डस रही है। अर्थात जो शैया प्रियतम के साथ होने पर सुखकारी होती थी, आनंद देने वाली होती थी, वही जो मेरी शैया है, जो मेरा बिस्तर है, वो नागिन के समान मुझे डस रहा है। जब क्योंकि रात को नींद तो आती नहीं है, पूरे समय दिन रात वो विरह अग्नि में जल रही है, तो उसके लिए बिस्तर भी मतलब होता ना कि चलो थक गए, थकान हो गई या किसी चीज़ परेशानी है, मन नहीं लगा, थोड़ी देर सो जाते, तो वो नहीं सो पाती विरह अग्नि के कारण, तो वो उसे नागिन की समान डसती है, क्योंकि वहां उसे अपने प्रियतम की और ज्यादा याद आती है। रहो अकेली गहे एक पाटी। अब तो मैं अकेली ही रहती हूँ। गहे एक पाटी, एक पाटी को पकड़कर, जैसे खाट होती है ना, आप तो पलंग वगैरह चलते तो खाट होती है, तो वैसे तो रानी है तो क्यों खाट पे सोएगी, पलंग वगैरह होता है, लेकिन मान लीजिए खाट है तो उसके 4 पाए होते हैं और 4 पाटी होती हैं, है ना। तो वो कहती है कि मैं एक पार्टी पे पड़ी रहती हूँ, क्योंकि अब जो प्रिय साथ में नहीं है तो अकेले ही रहना है, तो एक पार्टी का सहारा लेकर मैं पड़ी रहती हूँ, यानी आनंद प्रमोद का वातावरण अब नहीं है। नैन पसारे मरो ही ये फाटी। और मेरे नैन जो हैं पिया की
जो है बाट देखते देखते फैले जाते हैं, नैन फैल जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा रोने के कारण। मरो ही फाटी, और मेरा हृदय जो फटा ही जा रहा है, क्योंकि रो रो के क्या हो रहा है, नैनों के जो फैलते जा रहे हैं ना, कहते हैं ना आंखें पथरा गई हैं, और मेरा हृदय वियोग के कारण, प्रिय वियोग के कारण फटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब मैं मर ही जाऊंगी। चमक बीजु घन गरजी तरासा, विरह काल होए जी अगर आसा। अब क्या हो रहा है ना, इन अंधेरी रातों में बिजली चमक कर, बीजू घन गरज, बीजू चमक, बिजली चमक रही है, घन गरज रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या है, मुझे त्रास दे रहे हैं, त्रासा, मुझे त्रास दे रहे हैं, विरह काल हुए जीव ग्रासी, और विरह काल में मेरे प्राणों को जीव ग्रासा, मेरे जीव को ग्रसित कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और ये सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे त्रास दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये विरह काल मेरे, ये जो विरह है ये मेरे जीव को काल बनकर डस लेगा, ग्रसित कर लेगा। जिस प्रकार काल होता है ना, वो हमारे प्राणों को डस लेता है, ग्रसित कर लेता है ना, उसी प्रकार ये विरह रूपी काल मेरे प्राणों को ग्रस्त कर लेगा, या मतलब ये कह रहे हैं निकाल लेगा, या मतलब मरण वाली स्थिति है ना, मुझसे दूर कर देगा, ग्रसित कर लेगा मेरे प्राणों को। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुए नैन चुबे जैसे ओरी, ठीक है। अब ये जो मेघा हैं, ये जो मेघा हैं, ये जो बादल हैं, झकोर ले लेकर खूब खूब बरस रहे हैं। झकोरी झकोरी देखा है ना आपने, बहुत तेज हवा चल रही हो और बहुत तेज बारिश हो रही हो, तो है ना वो बारिश ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जब उसको कोई संबल नहीं मिलता, खाली जगह में, अब ये देख सकते हैं शहरों में बहुत मकान होते हैं तो नहीं देखने को मिलेगा, प्रकृति का इतना सूक्ष्म निरीक्षण शायद हम लोग कर नहीं पाते हैं, तो इस तरीके की स्थिति बनती है। ऐसा लगता है कि झोंकों के साथ बारिश इधर उधर खूब तेज तेज मूसलाधार बारिश होती है। मोर दुई नैन चुबे जस ओरी, लेकिन ये बारिश तो बाहर हो रही है, लेकिन नागमती पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नागमती कह रही है कि नैन चुबे जस ओरी, मेरे आंखों से उसी प्रकार आंसू झर रहे हैं जैसे छप्पर से, छप्पर कह लीजिए, अब छप्पर तो कहाँ होगा क्योंकि वो तो महलों की रानी है, तो मान लीजिए छज्जा, मान लीजिए ना चारों तरफ छज्जा होता है छत के, तो जिस प्रकार ओरी छज्जा जो टपकता है, उसी प्रकार मेरे ये जो नयन हैं इनसे दिन रात आंसू टपकते रहते हैं। जिस प्रकार मूसलाधार बारिश होने पर छज्जा टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे नैनों से विरह के काल में अश्रु टपक रहे हैं। धन सूखे भरी भादो महा, ये धन, ये जो स्त्री है, ये जो नागमती रूपी जो स्त्री है, ये सूख रही है भरे भादो मास में। जब भादों में, सावन और भादों में जब सब कुछ हरा भरा हो जाता है, उस समय यह स्त्री सूख रही है। विरोधाभास अलंकार है। अबहु न आए की, अभव न आनी है, सिंचने है नाहा, और आप अभी भी मुझे सिंचित करने के लिए नहीं आए। ऐसे समय में जब प्रकृति अपने विभिन्न कारकों के द्वारा सभी चीज़ों को सिंचित कर रही है, पुनः उन्हें जीवन प्रदान करने का उपक्रम करती रहती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे प्रियतम फिर भी आप नहीं आ रहे हो मुझे पुनः सिंचित करने के लिए, पुनः मुझे जीवन दान देने के लिए, पुनः मुझे प्रसन्न करने के लिए। पूर्वालाग भूमि जलपूरी, आक जवास भये दस झूरी, ठीक है। हे प्रियतम, अब तो पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है, ठीक है, तथा पृथ्वी जल से पूर्णतः भर गई है, पर मैं आग और जवासे की भांति जल रही हूँ, है ना। अब देखिए वर्षा ऋतु में क्या होता है, आग और जवास, ये दो ही पेड़ होते हैं जो जलते हैं, बाकी सब तो हरे भरे होते हैं। तो वो कहती है कि सारी पृथ्वी प्रसन्नता में हरियाली को धारण कर रही है, लेकिन मैं आग और जवासे की भांति जल रही हूँ, है ना। तो पूरे में इसमें भी विरोधाभास अलंकार ही है। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धनी जौवन अब गा महा, बाढ़त पीऊं टेक। अब नागमती कहती है कि सारी पृथ्वी नदियां, सारी पृथ्वी नदियां सरोवर आदि जल से पूरी तरह भर गए हैं, तथा पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए, किंतु हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह जल में, यौवन अवगाह में, यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ। तुम आकर इस डूबती हुई को सहारा दो, तभी मैं बच पाऊंगी, ठीक है। ये धरती और आकाश मिलकर एक हो गए, बारिश के कारण समग्र पृथ्वी जल में डूबी जा रही है। उसी प्रकार यौवन के प्रवाह के कारण, यौवन का जो विकसित रूप है, ये यौवन के कारण मैं उसमें डूबती जा रही हूँ, इस कामाग्नि से जली जा रही हूँ। तो कृपया करके आप आकर मुझे इससे बचाइए। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण जैसी ने किया है। सेज नागन में रूपक अलंकार है। मोर दुई नैन चुबे जस ओरी में उदाहरण अलंकार है। विरह का मानवीकरण किया गया है।
धन सूखे भरी भादो महा में विरोधाभास की चटाई वियोग श्रृंगार अवधि भाषा दोहा चौपाई शैली, ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न मैंने कमेंट में भी लिखा था, किसी को शायद लिख के आज ही कमेंट किया है। अब आप पूछ रहे हो प्रश्न, तो देखिए कुछ तो है जैसे 12 मासा वर्णन है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई शैली, ये सामान्य प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में नेट की परीक्षा की बात करें, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो थोड़ा सा आगे बढ़कर प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़कर यानी प्रश्नों का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब देखिए आपको नागमती वियोग खंड आपके इसमें लगा हुआ। आरपीएससी के सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा ये रचनाएं नहीं लगी हुई हैं, तो अब क्या है कि आपसे 4 कथन दे दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर पूछा जाता है नागमती वियोग वर्णन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, अथवा नागमती वियोग खंड के संदर्भ में जायसी के द्वारा कहे हुए कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको अच्छे से आप इनको पढ़ कर जाएं। ठीक है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों को ये शिकायत थी कि सिलेबस को चेंज करने के बाद परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है। अब यह शिकायत अब आप नहीं कर सकते क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी, पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, उसकी कुछ रचनाएं बदली गई थी, फिर भी आप कर सकते थे। लेकिन कोई भी बात थी, लेकिन आगे परीक्षा का जो स्तर है वो कठिन होगा, और अगर दोबारा से फॉर्म भरे गए तो फिर आपका, क्योंकि जगह नहीं बढ़ेंगी, और फॉर्म अगर दोबारा भरे गए तो फिर बहुत सारे परीक्षार्थी और नए जो नेट कर लेंगे अभी, वो भी आपके साथ दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो परीक्षा का जो कहें कि परीक्षा जो है आपकी कठिनतम होने जा रही है, कठिन नहीं कठिनतम होने जा रही है, तो तैयारी को थोड़ा सा अब आप बढ़ा दीजिए। अब आपके पास समय नहीं था, शॉर्ट में जानकारी लेके आप जा रहे थे, ठीक है चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। इसीलिए मैं फिर कह रही हूँ, यदि आपके पास पुस्तकें हैं बहुत अच्छी बात है, पुस्तकें नहीं है तो मुझे लिखकर भेजिएगा कमेंट में कौन सी आपको नहीं मिल पा रही है, वो मैं करवा दूंगी। बाकी देखिए मैं करवाऊंगी तो सारी की सारी, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी होगी वो पहले, जरूरी तो सभी हैं पर मेरा मतलब है कोई कोई पुस्तक ऐसी है जो आपको नहीं मिल पा रही है तो उनको मैं पहले करवाना चाह रही हूँ। जो समझाने की चीज़ें हैं, जहाँ ज़्यादा समय देना है, इनको हम पहले करेंगे। प्रतिदिन आप करिए। साथ ही साथ नेट परीक्षा के पुराने पेपर, राजस्थान आरपीएससी के सेट के पुराने पेपर, उत्तर प्रदेश के फर्स्ट ग्रेड वाले पुराने पेपर, ये सब कुछ चैनल पे उपलब्ध है। इनको प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सॉल्व करिए। कहीं से भी आप कोई भी गाइड खरीद कर, कहीं से भी किसी भी चैनल से आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, यही प्रश्न है। मैंने आपको बस बता दिया है कि ये नेट के पुराने हैं, ये उत्तर प्रदेश के पुराने। बाकी हम लोग अगर मैं आपको करूँगी तो क्या करूँगी, मेरे पास जितने भी पेपर हैं उनमें से छांटे प्रश्न और कह दूँगी कि महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, लेकिन बनाऊँगी तो इसी में से ना, सभी इसी में से बनाते हैं पुराने पेपर्स में से। तो आप उसको मतलब प्रामाणिक रूप में उनको करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जब तक आप इतना नहीं करेंगे ना, तब तक ये कंपटीशन, इस कठिन कंपटीशन में अपनी स्थिति को मजबूत करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 7वें नंबर का देखते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। लाग कुआर नीर जग घटा, अब हुआ कंत तन लटा, है ना। अब क्या हुआ, कुआर यानी अश्विन माह लग गया है, नीर जग घटा, और अब धीरे धीरे वर्षा का पानी कम हो रहा है। हे कंत, हे प्रिय, अब तो आप लौट कर आ जाओ, मेरा तन लटा, मेरा तन बहुत ही कमजोर हो गया है, कृशकाय हो गया है विरह के कारण, अभी भी लौट के आ जाओ। कोई बात नहीं, इतने सारे मौसम मैंने झेल लिए, सावन झेल रही है, दिवाली झेल रही, बहुत सारे त्योहार निकल गए, पर कोई बात नहीं, अभी भी आप लौट के आ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। तो हे देखे पीयूप लहू काया, उतरा चितु बहुरी करू मया, हे प्रियतम, तुम्हें देखकर मेरी जो काया है, मेरा जो शरीर है, पुनः पल्लवित हो जाएगा, पुनः हरा भरा हो जाएगा। उतरा चित बहुरी करू गया, मुझ पे दया करके हे प्रियतम, मुझ पे दया करके घर वापस आ जाओ। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे चित्त से लगभग उतर ही गई हूँ, तुम मुझे भूल ही गए हो, तभी तो इतने महीनों से लौट कर नहीं आते हो। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपिहा पीहू पुकारत पावा। चित्रा नक्षत्र में जो मित्र यानी जो सूर्य है वो मीन राशि में प्रवेश कर गया है, अर्थात अब तो आपको लौट आना चाहिए, बहुत सा समय व्यतीत हो गया है। पपीहा पीहू पुकारत पावा, और ये जो पपीहा है यह भी बार बार पीऊ पीऊ पुकारता रहता है सारे दिन, तो मुझे और अधिक परेशान करता है। और अब मेरी जो छोटी गुड़िया है ना, वो किसी बात के लिए ना लड़ाई कर रही है, सारे दिन बच्चे में इसी तरीके से चलता रहता है। किसी भी समय वीडियो बनाओ तो कुछ डिस्टर्बेंस तो होता ही है। पर चलिए, आप सभी लोग प्रतिदिन वीडियोस देखते हैं तो ये जानते ही होंगे, है ना। उआ अगस्त हस्ती घनगा जा, तो रे पलाने चढ़े रन राजा। अब क्या हुआ,
अब अगस्त्य नक्षत्र उग गया है ना, यानी कि उदित हुआ है। हस्ती घन गाजा, हस्ती नक्षत्र में बादल गरजने लगे हैं। तुर्य पलान चढ़े घन राजा। अब क्योंकि वर्षा का जल कम, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, तो जो राजा हैं वो अपने घोड़ों को तैयार कर रहे हैं, उन पे जिंद कस रहे हैं, और जो भी साज सज्जा है घोड़ों की वो कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए? युद्ध के लिए। वर्षा का जल जब चारों तरफ कम हो गया है पृथ्वी पर, पृथ्वी दिखने लगी है, तो फिर युद्ध की तैयारी होने लगी है। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। अब क्या हुआ? वर्षा ऋतु अभी हो गई, तो स्वाति की बूंद जो है वो चातक के मुख में, अर्थात पपीहा जो बार बार प्यू प्यू करा, तो चातक पक्षी के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ गई है, अर्थात वह भी तृप्त हो गया है। समुद्र सीप मोती सब भरे, समुद्र भी भर गए हैं, और जो सीप के अंदर जो जल जाता है स्वाति नक्षत्र का, उससे मोती बनता है, तो वो मोती भी बन गया है। सरवर सवर हंस चली आए, सभी सरवर पुनः संवार लिए गए हैं, हंस पुनः लौट के आ गए। सारस कुरलई खंजन दिखाए। अब सारस, कुरल पक्षी और खंजन पक्षी, ठीक है, ये सब दिखाई देने लगे हैं ना, ये सब पुनः मुझे दिखाई देने लग गए हैं, अर्थात अब मिलन का वातावरण पुनः आने लगा है। भापर गास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। अब चारों तरफ प्रकाश हो गया है, कांस के जो फूल हैं वो खिल उठे हैं, फिर भी मेरे कंत ना फिरे विदेश ही भूले। मेरे कंत ऐसे विदेश चले गए हैं कि वो मुझे भूल गए हैं। वो इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं फिर रहे। इतना सब कुछ होने से मतलब प्रकृति के सभी उपादान जो वर्षा ऋतु के कारण जो समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं समाप्त हो गई है। मिलन का पुनः समय आ गया है। अब तो आप लौट सकते हो ना, क्योंकि सारे रास्ते खुल गए हैं, प्रकाश हो रहा है, कोई वर्षा भी नहीं है, अंधियारी कारी रातें भी नहीं है। तो हे प्रिय, अब तो आपको लौटना चाहिए था। ये सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं, तो नागमती प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण कर रही है ना। और जैसी नागमती के वर्णन के द्वारा ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितने सूक्ष्म स्तर से प्रकृति का निरीक्षण किया है। तो ये सारे कारक हो रहे हैं, लेकिन आप लौटकर नहीं आ रहे हैं, है ना। और आपने वो दोहा भी पढ़ा होगा ना कि एक बूंद स्वाति की मोती में डलती है तो सीप में डलती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग मुख, है ना, और सांप के मुख में डलती है तो जहर बन जाती है। इस तरीके से एक है दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरह हस्ती तन साले, धाय करे चितचूर, बेगी आओ पिए बाज हूँ, गाजई हो इस दूर। अब वो कहती है कि ये विरह रूपी हाथी है, ये मेरे तन को कष्ट दे रहा है, धाय करे चितचूर। अब ये कैसे? ये विरह रूपी हाथी मेरे तन को कष्ट दे रहा है, नष्ट कर रहा है। बेगी आओ पियो, तुम जल्दी से आओ प्यारे, बाजहु गाजहु हो इस दूर, तो तुम इससे भिड़ जाओ। बाजहु तो लड़ाई बाज गई, कहते लड़ाई बाज पड़ी, तो वो बाजो, इससे लड़ो आप, गाजहु हो इस दूर, है ना। और ऐसी गर्जना करो कि जिससे यह दूर हो जाए। मतलब जैसे सिंह गर्जना करके हाथी पे चढ़ बैठता है ना, हाथी को भगा देता है सिंह गर्जना करके, उसी प्रकार तुम जल्दी से आओ और इस विरह रूपी हाथी को, जो कि मेरे शरीर को कष्ट दे रहा, उसे मुझसे अलग करो। शदूर यानी शार्दुल आप लगा सकते हैं, सिंह, है ना, तो उसका अपनी अवधि भाषा है, तो वैसा ही इसका प्रभाव है। तो जिस प्रकार सिंह गर्जना करके हाथी को दूर कर देता, उसी प्रकार आप विरह रूपी हाथी पर सिंह के समान गर्जना करते हुए उससे लड़ जाओ, भिड़ जाओ, उस पर आक्रमण कर दो, ताकि मेरे प्राण बच जाएं। यानी कुल कहने का मतलब है आप मुझे आकर पुनः मिलो। आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। ये थोड़ा सा मुख्य पद है व्याख्या की दृष्टि से, इसे देखते हैं। अच्छा, ऊपर वाले ठीक है, और ये भी चीज़ है इसमें लिखा हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। वस्तु वर्णन की दृष्टि से पद्मावत को आचार्य शुक्ल ने एक उत्कृष्ट कोटि का काव्य माना है। अगर आप प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने क्यों, किस दृष्टि से पद्मावत को जो है उत्कृष्ट कोटि का काव्य माना है, तो वस्तु वर्णन की स्थिति से, ठीक है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जब शीतल हो विरही जारी, 14 करा चंद परकासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। कार्तिक का महीना लग गया है, शरद ऋतु की चांदनी चारों ओर फैल रही है, सब सारे संसार को तो ये चांदनी शीतल कर रही है, लेकिन मुझे यह विरह से जला रही है। 14 करा चंद्र प्रकाश, चंद्रमा अपनी 14 कलाओं के साथ प्रकाशित हो रहा है। जनु जरे सब धरती आकाश, और मुझे विरह के कारण ऐसा लग रहा है कि ये धरती और आकाश सब जल रहे हों। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कहे चंद भयो मोहि राहू। मेरे तन मन को सेज करे अगिदाहू,
अब ये जो मेरी तन है, मन है, जो सेज है, सब कुछ मुझे जला रही हैं, अग्नि के समान मेरे शरीर को जला रही हैं। सब कहें चंद मोए कहूरा बहु मोयरा, सबके लिए तो ये चंद्रमा है अर्थात शीतलता दे रहा है, लेकिन मेरे लिए ये राहु के समान चंद्रमा मुझे लग रहा है। यानी सबके लिए तो मन भावन मनोहरकारी शुभ फल देने वाला है, लेकिन मेरे लिए अशुभ फल देने वाला राहु साबित हो रहा है, क्योंकि यह और अधिक मेरे तन मन को जला रहा है। चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। अब नागमती कहती है कि चारों ओर मुझे अंधियारा लगता है। जो अपने घर में अगर प्रिय प्यारा नहीं है, आपका प्यारा पति आपके घर में नहीं है, तो फिर चारों ओर अंधियारा ही लगता है। अभौ निठुर आव यही बारा, परब दीवारी होए संसारा। हे निष्ठुर प्रियतम, अब तो आ जाओ, अब की बार तो आप आ जाओ निष्ठुर प्रिय। परब देवारी होए संसारा, कौन सा अब संसार में कौन सा पर्व आ गया है? कार्तिक मास में कौन सा पर्व आएगा? दिवाली, देवारी, दिवाली का पर्व आ गया है। अब तो लौट के आओ। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हाँ झुरावे बिछुर मोरी जोरी। मेरी सभी सखियाएं झूम झूम कर गा रही हैं, अंगों को हिला हिला के, ऐसे हाथ बना बना के नाचते हैं ना, डांस करते हैं, मुद्राएं बनाते हैं, तो मुद्राएं बना बना के अंगों का नाच रही हैं। लेकिन मुझे कौन ये सब झुला, मुझे कौन, मैं किसके लिए नृत्य करूंगी? बिछुरी मोरी जोरी, मेरी तो जोड़ी ही बिछुड़ गई है। मोरी जोरी, मेरी तो जोड़ी ही बिछुड़ गई है, मैं किसके लिए ये सब करूं? जेहि घर पीयू सो मनोरथ पूजा, मोह कह विरसवती दुख दूजा। जिनके घर प्रियतम है उनके मनोरथ पूरे हो रहे हैं, लेकिन मुझे कहाँ विरह सवती दुख दूजा, विरह के समान कौन सा दूसरा दुख है? यानी मुझे तो दुनिया का सबसे बड़े दुख ने ग्रसित कर रखा है, तो फिर मैं कैसे सुख मनाऊं? सखी माने त्योहार सब गाए दिवारी खेल, हाँ का गावो कंत बिन रही चार सिर मेल। मेरी सभी सखियां दिवाली का त्योहार मना रही हैं, दिवाली के गाने गा रही हैं, खेल रही हैं, विभिन्न प्रकार के नए नए वस्त्र धारण कर रही हैं, सब कुछ साज सज्जा कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। लेकिन हाँ का गावो कंत बिनु, मैं क्या गाऊं अपने प्रियतम के बिना? रही चार सिर मेल, मैं तो केवल राख को अपने सिर पे डाल रही हूँ। कहने का तात्पर्य, मैं किसके लिए सजूं, मैं किसके लिए उजाला करूं, मैं किसके लिए दीपक जलाऊं, मैं किसके लिए कार्य करूं, किसके लिए नए वस्त्र धारण करूं? यदि मेरा पति ही नहीं है तो सब लोग सज रहे हैं क्योंकि उनका पति साथ है। अब मेरा प्रियतम मेरे साथ नहीं है तो मैं तो अपने सिर पर राख डाल रही हूँ ताकि और भी बुरी लगूं, है ना। तो नागमती का जो विरह वर्णन है ना, उसका दीपावली के अवसर पर चित्रण उसका किया गया है ना। संयोग में चांदी शीतल और सुकर लगती है, वियोग में वही दुखदायक और दाहक बन जाती है। सूरदास की विरहिणी गोपियां भी ये कहती हैं, आपको याद होगा, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। इसको भी पढ़ेंगे या पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। तो बस वैसे ही आप एक आध दो चीज़ें विशेष में अगर इसी तरीके के समान अर्थ वाला कोई पद आपको याद आए तो उसे भी आप लिख सकते हैं। 9वें नंबर का देखते हैं। अघन दिवस घटन सिवाड़ी, दुबर रहने जाए कि मिघाड़ी। अब यह विरह दिवस भाराती, जरो विरह जस दीपक बाती। अघन महीना, अब अघन का महीना जो लग गया है, अब वो कहती है कि दिवस छोटे होने लग गए, यानी सर्दी का आग है ना, दिवस छोटे होने लग गए हैं। रात्रि, बेटा शोर मत करो, दिन छोटे होने लगे, रात्रि बढ़ने लग गई है और रात को काटना मुश्किल हो रहा है। अब ये किस प्रकार यह गाढ़ी रात, ये अंधकारमयी रात को मैं व्यतीत करूं? अब यही विरह दिवस भाराती, अब तो यह विरह दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। जरो विरह जस दीपक बाती, जिस प्रकार दीपक के अंतर बाती जलती है ज्वाला से, उसी प्रकार मेरा शरीर इस विरह की अग्नि में जल रहा है। कांपे हिया जनावे सियु, तो पे जाए होए संग पियू। अब मेरा हृदय जो है, मेरा जो हृदय है यह बहुत कांप रहा है। जनावश्यु, शीत ऋतु में भी, शीत ऋतु को जानकर मेरा हृदय बहुत कांप रहा है। पै जाई होए संग पियू, अब तो ये तभी दूर हो जब प्रियतम संग में हो। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग ले गया नाहू। तो घर घर में नए नए वस्त्र बन रहे हैं, सिले जा रहे हैं, लेकिन मेरा रूप रंग तो मेरा प्रियतम ले गया। पलटी न बहुरा गाज बिछोई, अब फिरे फिरे रंग सोई। वो पलट कर ही नहीं आया, जो एक बार वो चला गया तो वो लौट कर उसने देखा ही नहीं। यदि वो अभी भी वापस फिर आता है तो जितने भी रंग हैं वो पुनः मेरी जिंदगी में आ जाएंगे। सियरी अगही विरह नहीं है जा रहा, सुलग सुलग दग दे हुई छारा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो शीतल आग है, सर्दियों की शीतल आग है, वह भी विरहनी के हृदय को जलाती है। सुलग सुलग दगदे हुई छारा, और सुलग सुलग कर अंदर छार हो जाती। अंदर क्या है?
केवल केवल राख हो जाती है, दिखती नहीं है। लेकिन हृदय को जो शीतलता है, तो शीतल में आग नहीं लगनी चाहिए ना, शीतलता में विरोधाभास है। लेकिन सर्दियों की शीतलता विरहिणी के हृदय को और अधिक जलाती है। सर्दियों में प्रिय मिलन की आकांक्षा और भी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है, यह दुख दगद न जाने कंतु, जोवन जन्म करे बसमंतु। लेकिन मेरा प्रियतम है ना, वो इस कष्ट को नहीं जानता है, इस आग को नहीं जानता है, तभी तो वो मेरे यौवन को और जन्म को बसमंतु नष्ट कर रहा है ना। जन्म ही बेकार है। प्रिय प्रियतम का यदि मिलन ना हो तो वो कहती है कि ये जन्म भी बेकार है और ये यौवन भी बेकार है। यदि सर्दियों में यदि पति का साथ नहीं है तो ये जन्म और यौवन दोनों ही बेकार है। तो उसको वो जानता नहीं है, इसीलिए समय को व्यर्थ कर रहा है, नष्ट कर रहा है। पिय सो करहु संदेशड़ा है, भोरा है काग सो धन बिरह, जरी मुई ते के धुआं हम लाग। हे, अब वो कहती है कि हे भौरा हे काग, जाकर उस प्रियतम को संदेश दो, है ना, कि ये विरह रूपी जो अग्नि है ये मुझे जला रही है, ते का धुआं हम लाग, और इसी का धुआं हमें लग रहा है। जो मतलब वो काली पड़ गई है ना बिल्कुल, उसके कारण वो कह रही है कि पियसो करो संदेश ना कि तुम भौरे कौआ और हम तीनों काले क्यों, भौरे कौआ तुम्हारे समान ही मैं सौ धन विरह जरमुई तेही का धुआं हमला, इसलिए मैं तुम्हारे समान काली हो गई हूँ। भौरा और कागा तुम्हारे समान मैं काली हो गई हूँ, संदेशड़ा जाके दो, क्योंकि विरह की अग्नि से जो धुआं उठ रहा है वो हमें लग रहा है, वो हमें जला रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने भी तुम्हारे समान काली हो गई हूँ। देखिए वैसे मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को बड़ा करने के चक्कर में थी आज, लेकिन ये फ़ोन का जो चार्जिंग है वो समाप्त हो रही है, तो वीडियो को 10वां पद और जल्दी से देखेंगे और फिर यहीं पे समाप्त करूंगी। और बाकी बचे 9 पद तो वो कल के वीडियो में हम कर लेंगे। वैसे भी 3 वीडियो करने पड़ेंगे क्योंकि 19 तक तो हम कर नहीं पाएंगे आज के में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाए लंका दिसी चांपा। अब हे प्रिया, अब तो पौष मास लग गया, इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि शरीर थर थर कांपने लगा है। सरज जड़ा है, सूरज भी डर कर इससे लंका दिशा में जाकर छुप गया है। लंका दिशा मतलब दक्षिण दिशा में जाकर छुपा है। सूरज की स्थिति होती है ना, दक्षिणायन हो जाते हैं सर्दियों में, तो वो कहती है कि सर्दी की रात में मेरा तन शरीर थर थर कांप रहा है और सूरज भी इतना तेज ठंडे के डर कर लंका दिशा में छुप गया है। विरह बाढ़ दारुण भासियों, कपि कपि मरौले हरे जीव। और विरह तो बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा विरह बढ़ रहा है, दारुण स्थिति हो रही है, दारुण भास्यु, विरह भी की बाढ़ आ रही है, विरह भी बढ़ रहा है अंदर अंदर, और क्या हो रहा है, दारुण भ्यूस्यु, और शीत भी बढ़ता जा रहा है। कप कप मरो ले ओ हरिय जीव, और कांप कांप कर ही मैं मरी जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ले हरि जीव, ये शीत मेरे जीव को हर लेगा, ये सर्दी मेरे प्राणों को हर लेगी। कंत कहाँ लगो ओ ही हियरे, कंत कहाँ लागो ओ ही हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। हे कंत, कैसे मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं? यदि आप पास होते तो दौड़कर मैं आपके हृदय से लग जाती, लेकिन अब क्या करूं? पंथ अपार, ये रास्ता बहुत ही अपार है, सूझ नहीं नियरे, तो मेरे पास में भी नहीं हो कि मुझे दिखाई दे, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करूं? किस प्रकार तुम्हारे हियरे, तुम्हारे हृदय से आकर लगूं? अर्थात मैं नहीं लग सकती, और जब तुम्हारे हृदय से नहीं लग सकती तो प्राणों की रक्षा भी नहीं होगी, क्योंकि विरह जला रहा है। सौर सफेद वह जूड़ी, जानहु से जिहविन चल बूढ़ी। और ये जो सफ़ेद सैया है मेरी, शौर है, शॉल होती है ओढ़ने वाली, सफ़ेद सैया यानी गर्म वस्त्र जो हैं, इनको देख देख कर मुझे ठंड चढ़ती है। क्यों? ऐसा लगता है कि मेरी सेज पर हिमाचल यानी वो जो बर्फ़ है ना वो बिछा दी गई है। हिमाचल बूढ़ी, जो हिमाचल की बर्फ़ है वो मेरी सेज पर आकर बिछ गई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। यानी जब भी कैसे, देखिए क्या कहा, पहले सेज किसके समान, वो मौसम अलग था तो उसमें उसको सेज नागिन के समान डस रही थी। अब सर्दियों में सफ़ेद जो शॉल है, गर्म शॉल उसकी सेज पर बिछा दी गई है। अब वो उसे कैसी लग रही है प्रिय के बिना, कि अगर मैं इस पे जाऊंगी तो ये ठंड के आगोश में आकर मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हिमाचल की बर्फ किसी ने बिछा दी हो, कितनी सुंदर कल्पना करी है ना। ये लोग कैसे सोच लेते थे, कैसे इतना अच्छा लिख लेते थे। चकई सुबिचरे दिन मिला हो, दिन रात बिरह को किला, रहने अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जिए बिछो है पंखी। वो कहती है कि चकवी यदि रात में अपने प्रियतम से बिछुड़ती है तो दिन होने पर, प्रातः होने पर तो अपने पति से मिल जाती है, लेकिन मैं तो वो कोकिला हूं जो दिन रात प्रिय
के विरह में गीत गाती फिरती हूँ। पर मतलब वो कोकिलाओं जो विरह में दिन रात ही तड़पती रहती है। रैन अकेली साथ नहीं सकी, इस अकेली सखी में ये रात्र जो है अकेली है, इसमें कोई सखी भी मेरे साथ नहीं है। कैसे जिए बिछोए पंखी, अब ये तुमसे बिछड़े हुए ये पंक्षी कैसे जिए, कैसे जियो मैं, क्योंकि सभी सखियां अपने प्रियतम के साथ आनंद ले रही हैं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो अब मैं जी नहीं पा रही, क्या करूँ ऐसी रात्रि में। तो सखी भी मेरे पास नहीं है जो मुझे धैर्य बंधाती, ढाढ़स देती, सांत्वना देती, वो भी नहीं है। तो अब मैं तुमसे बिछुड़कर कैसे जीऊं। विरह सचान भय तन जाड़ा, जियत खाए और मुहे न छाड़ा। अब ये विरह रूपी ये जो बाज है, विरह रूपी ये जो बाज है, ऐसा लग रहा है ये मेरे प्राणों को लेकर उड़ ही जाएगा, उसके बाद ही मुझे छोड़ेगा, अर्थात अब मैं जीवित नहीं रह सकती। रकत ढुरा मासु गिरा, हाड़ भये सब संक, घन सारस हुई ररी मुई, पीऊ समेट ही पंख। अब वो कहती है कि रक्त मेरा जो है वो गिरने लग गया, मांस गिर गया, रक्त ढलकने लग गया, हाड़ भये सब संक, सब शरीर सूखकर हाड़ हो गया, खाली हो गया, अब खोखला हो गया। अब घनी सारस हुई रुई मुए, पीऊ समेटे पंख। अब जिस प्रकार जो जोड़ा होता है सारस पक्षी का, उसमें से एक जब बिछुड़ जाता है, अलग हो जाता है, मर जाता है, तब दूसरा पक्षी चोंच पटक पटक के अपनी प्राण दे देता है। और जब पहला वाला लौट कर आता है ना, जब दूर चला जाता है, तो उसको केवल समेटने के लिए पंख ही बचते हैं, क्योंकि वो उसके विरह में तब तक प्राण दे चुका होता है। इसी प्रकार हे प्रियतम, अब यह विरह रूपी बाज मेरे प्राणों को लेकर ही मुझसे अलग होगा। तो अब जब आप आओगे तो आपको केवल मेरे शरीर की राख मिलेगी, केवल हड्डियां मिलेंगी, ढांचा मिलेगा, मैं नहीं मिलूंगी, मैं तब तक मर जाऊंगी। उसी प्रकार तो जैसे वो आकर अपने पंख समेटता है ना, तो आप ऐसे ही आकर मेरी राख समेट लेना। तो इस प्रकार ये विरह वर्णन है, बहुत ही मार्मिक विरह वर्णन है। और भारतीय पद्धति इसमें नहीं, ये हाड़ मास का जब वर्णन आए तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि फारसी पद्धति में ये वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है, और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो इसका पहला वाला और इसका अंतिम, यानी 3 वीडियो होंगे, तीनों वीडियो एक साथ देखें। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जब भी आप प्लेलिस्ट चेक करें, मान लीजिए आपने कबीर का विरह का अंग पढ़ा, तो विरह का अंग पूरा देख के उसे टिक करिए सिलेबस में कि आज मेरा विरह का अंग मैंने पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वीडियो, ऐसा भी होता है कई बार सर्च में वीडियो मिल जाता है, आप वही देखते हो। कहानी में भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा ही नहीं है। जब भी आप किसी रचना को पढ़ें, उसको पूरा पढ़ें, भले ही आप कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसे पूरा पढ़ें, ताकि आपके और माइंड को समझ सके कि ये सिलेबस में ये चीज़ हमारी कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, तो बाकी मिलती हूँ कल के वीडियो में। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहा, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।